नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे वो पॉलिटिकल की नेक्स्ट सीरीज होगी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हमारे संविधान का भाग नंबर 5। और भाग नंबर जो 5 हमारे पास है, तो इसको हम कंसिडर करें तो हम इसको बहुत लंबे आर्टिकल के साथ लेकर चलेंगे, जिनमें से हमारी चर्चा कहां पर चलेगी, तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक भाग 5 को हम लेकर चलेंगे। अब संविधान का जो भाग 5 है वो प्यारे बच्चों कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। कई छोटे छोटे भागों में, जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आकर चलता है संघ की कार्यपालिका। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद होंगे यहां पर 52 से 78 तक। अब यहां पर बात आएगी कि साहब संघ जब आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक आप लेकर चलेंगे तो हमें कौन कौन से पार्ट को देखकर चलना है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लेकर चलेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो यहां पर हम देखकर चलेंगे राष्ट्रपति, सेकंड होगा उपराष्ट्रपति, थर्ड होगा महान्यायवादी, यानी कि प्यारे बच्चों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो एक होगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, एक होगा उपराष्ट्रपति, एक होगा महान्यायवादी और एक हमारे पास कंसिडर किया जाएगा मंत्रिपरिषद के साथ। तो यहां पर एक हमारे पास होगा नंबर 4 अगर रखकर चलें मंत्री परिषद। तो ये जो 4 पार्ट बनते हैं बेटा, यहां से लेकर और यहां तक, ये सभी हमारे किसमें कंसिडर हो जाएंगे, ये सब कंसिडर हो जाएंगे प्यारे बच्चों किसमें, संघ की कार्यपालिका, जो हम अनुच्छेद 52 से 78 तक चर्चा में रखेंगे। इसके बाद जो हमारा बी पॉइंट बनेगा, इसको हम कहकर चलते हैं संघ की कार्यपालिका के साथ। अब संघ की कार्यपालिका यहां लिखा था 52 से 78 तक, लेकिन यहां संघ की कार्यपालिका में संसद आ जाएगा। तो बी पॉइंट भी ऐसा ही दिखाई देगा, संघ की कार्यपालिका। आर्टिकल होंगे प्यारे बच्चों 79 to 123, 79 से 122। और 79 से 122 पर जब हम चर्चा करेंगे तो आखिर में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों इसमें हम रिसर्च करेंगे किस पर, संसद पर। ऐसे ही जो तीसरा हमारे पास बनेगा, इसको कहते हैं बेटा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो इसका तीसरा पार्ट हमको दिखाई देगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और यहां आर्टिकल की बात होगी 123। इसके बाद हमारे पास चलेगा प्यारे बच्चों संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। आर्टिकल 100% प्यारे बच्चों 124 से लेकर 147 तक चर्चा करेंगे, 147 तक। और लास्ट हमारे पास दिखाई देगा बेटा इसका ई पार्ट,
और इसमें हम बात करेंगे कैग की, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये होगा प्यारे बच्चों 148 से लेकर 151 तक। तो यहां अभी जो हमने पार्ट बनाया वो था प्यारे बच्चों भाग 5, और भाग 5 को ही हम लेकर चले तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संघ की कार्यपालिका, जिसमें बात होगी आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक। क्या दिखाई देगा बेटा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद। एक और संघ की कार्यपालिका का जैसा ही हमारे पास होगा, लेकिन यहां पर चर्चा किसकी हो जाएगी? संसद की। इसके बाद संसद पर चर्चा। फिर होगी बेटा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां हैं, तो इसके लिए आर्टिकल 123। इसके बाद होगा बेटा संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो यहां पर अपने पास आर्टिकल होगा 124 से लेकर 147। और लास्ट हम देखकर चलेंगे बेटा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और यहां पर बात होगी 148 से लेकर 151 तक। इनमें से आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, वो हम 52 से 78 तक लेकर चलेंगे, और बात होगी किस पर? राष्ट्रपति पर। हम 52 से लेकर 78 के अलावा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की कंप्लीट डिटेल लेकर चलेंगे, कि राष्ट्रपति का पद क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके साथ हैं, ये सब हम आज कंसिडर करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। डन प्यारे बच्चों? तो अभी जो प्यारे बच्चों हम भाग 5 यूनियन पर चर्चा कर रहे थे, संघ पर, उसी को ही अब आगे लेकर चलना शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हम संविधान के भाग 5 यूनियन यानी कि संघ पर हैं। 52 से लेकर 151 आर्टिकल में चल रहे हैं, और फिलहाल जो हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो आज हम राष्ट्रपति टॉपिक की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम बात लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों पार्ट 5, बात हो रही है राष्ट्रपति पर। आर्टिकल जो हम लेकर चल रहे हैं 52 से लेकर 78। इनमें से सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आएगा, इसमें चर्चा अगर रखें तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट आता है आर्टिकल नंबर 52। और आर्टिकल नंबर 52 हमारे पास क्या कंसिडर करता है? इसमें बताया जाता है कि बेटा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हम क्लेरिफाई लेकर चलते हैं कि बेटा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा, और भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो यहां से हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट को कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात किस पर होगी प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 52 पर। इसके बाद आर्टिकल हम बात लेकर चलें प्यारे बच्चों 53 कहकर चलता है प्यारे बच्चों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। संघ यानी कि यूनियन प्यारे बच्चों की
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसके बाद लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों हम आर्टिकल नंबर 54 और यहां बात होती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अगला हमारे पास आर्टिकल है #54 और यहां हम कंसिडर कर रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन को अगर हम साथ रखना चाहें कि आखिर में राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा, कौन कौन हमारे पास आने वाले हैं, कौन भाग लेने वाले हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्यारे बच्चों संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहां पर आता है प्यारे बच्चों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर, प्लस सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। अब प्यारे बच्चों आप कहोगे कि साहब केंद्र शासित प्रदेश क्या यहां भाग नहीं लेता? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है, लेकिन इसमें भी एक खास बात आएगी। खास बात क्या होगी प्यारे बच्चों? तो हम नोट के साथ इसको रखेंगे। 70वां संविधान संशोधन है। कब का है? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 का है प्यारे बच्चों। और इसमें क्या रखा गया? तो इस संविधान संशोधन में दिल्ली पुदुचेरी को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का कार्य शुरू किया गया। यानी कि प्यारे बच्चों जब तक 70वां संविधान संशोधन 1992 नहीं हुआ था तब तक दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। दिल्ली और पुदुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों की ही विधानसभा देखी जाती हैं, तो इनको भी बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए हमें एक संविधान संशोधन करना पड़ा, जो था प्यारे बच्चों 70वां। अब एक शर्त आती है कि निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपनी मर्जी से नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे। सेम ऐसे ही लोकसभा में एंग्लो इंडियन का यानी कि आंग्ल भारतीयों का भी नॉमिनेशन हुआ करता था, जो अब वर्तमान में नहीं है, तो वो भी भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभा में प्यारे बच्चों राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो वो भाग नहीं लेता। केवल इसमें वो भाग लेने वाले सदस्य होंगे जो खुद बेटा वोट डालकर आए हैं, यानी कि जिनको जनता के द्वारा वोट डालकर भेजा गया है। वो हो गए सारे एमएलए और लोकसभा के। राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है प्यारे बच्चों अपने पास जितने विधानसभा के सदस्य हैं उनसे, तो केवल जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही इसमें भाग लेंगे, बाकी नहीं।
एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। नोटेड? अभी तक जो हमने आर्टिकल रखा प्यारे बच्चों, वो आर्टिकल नंबर 54 तक खत्म किया। अब जो हम आर्टिकल को कंसिडर करेंगे वो होगा आर्टिकल नंबर 55, और बात होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो पॉइंट तो होगा प्यारे बच्चों आर्टिकल 55, बात होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। रीति का मतलब होता है प्यारे बच्चों मैनर, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होगा, कैसे अपने पास होगा। तो यहां सबसे पहली एक शर्त आकर चलेगी आपके पास। तो पहली एक शर्त बनती है प्यारे बच्चों, आपको चाहिए होंगे प्रस्तावक प्लस अनुमोदक। और प्रस्तावक अनुमोदक की कंडीशन होती है कितनी? 50 और 50। तो 50-50 के साथ होगी ये। प्रपोजल एंड गारंटर कहा जाता है इनको बेटा। अब आखिर में ये क्यों रखा गया? तो हुआ ऐसे बेटा, 1974 से पहले इलेक्शन कमीशन ने काफी देखा कि बहुत से लोग ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं जिनको वोट ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किया कि भैया आपको 50 प्रस्तावक यानी कि 50 ऐसे व्यक्ति, सांसद, विधायक लेकर आए जो आपकी जब भी कभी आप नॉमिनेशन डालें तो उस पर सिग्नेचर करें। ये 50 और दूसरे व्यक्ति लेकर आए जो हाथ खड़ा करके बताएं कि इन व्यक्ति की गारंटी लेते हैं हम, ताकि ये जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो सके। तो बेटा ये ध्यान रखना, 50 प्रस्तावक और अनुमोदक कब से? तो 1974 के बाद ये कंडीशन एक रखी गई कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हमें चाहिए। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो 100% है प्यारे बच्चों। इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। यहां हम मानते हैं कि यूपी की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो प्यारे बच्चों यूपी के इलेक्शन से बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है केंद्र सरकार का। अब यहां पर एक पॉइंट बनता है कि यूपी की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, तो आखिर में एक सांसद का या एक विधायक का वोट मूल्य कितना बनता है? तो अगर हम यहां पर कंडीशन लें कि एक सांसद का वोट मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम वोट मूल्य ले लेते हैं बेटा राज्य विधानसभा के सदस्य का वोट मूल्य। तो राज्य विधानसभा सदस्य का अगर अपन को वोट मूल्य निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास बनाया जाता है, और यहां फॉर्मूला आपका क्या है कि राज्य की जनसंख्या अपॉन जिस भी राज्य के आपको विधानसभा के सदस्य का वोट मूल्य निकालना है, तो उस राज्य की विधान सभा सीटें। तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो टोटल एमएलए सीट है वो, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/1000 से। ये फॉर्मूला रहेगा किसका प्यारे बच्चों? राज्य विधानसभा के एक सदस्य के वोट का, यानी कि एमएलए के वोट का ये मूल्य है। जैसे राजस्थान की विधानसभा सीटें हैं प्यारे बच्चों 200, तो 200 अपॉन टोटल पॉपुलेशन यानी कि राजस्थान की टोटल जनसंख्या अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर अपन करेंगे
तो हमें कंप्लीट वोट मिल जाएगा कि कितना वोट का मूल्य है, उसी को अपन साथ ले लेंगे। अब अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो कि एमपी का वोट मूल्य, एमपी ध्यान रखना बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सांसद की बात लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां होगा बेटा टोटल एमएलए का वोट मूल्य, यानी कि जो एमएलए के सारा वोट मूल्य है वो। तो यहां पर प्यारे बच्चों टोटल एमएलए का वोट मूल्य, यानी कि जितने भी एमएलए हमारे पास है उनका वोट मूल्य ले लो, और जितने भी एमपी हमारे पास है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी कैसे प्यारे बच्चों इलेक्टेड, उसका अगर हम भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट का मूल्य है वो हमें मिल जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। आर्टिकल नंबर 55 चलता है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के इलेक्शन का मैनर चलता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति इलेक्शन में होगा। सबसे पहली शर्त आती है बेटा प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रपोजल एंड गारंटर, और प्रपोजल और गारंटर में हमें चाहिए होते हैं 50 और 50। कब से व्यवस्था शुरू की गई, तो प्यारे बच्चों 1974 से शुरू की गई है। अब यहां पर एक बात होगी कि एक जो एमएलए है उसकी वोट का काउंट कैसे निकालते हैं, मूल्य कैसे निकालते हैं। तो एक एमएलए का वोट मूल्य निकालने के लिए टोटल जो जिस स्टेट का आपको वोट मूल्य निकालना है उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल जो आपके एमएलए की सीट्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये तो होगा बेटा एमएलए का। अगर आपको एमपी के वोट का मूल्य निकालना है तो जितने भी एमएलए के वोट का मूल्य निकला बेटा, यानी कि सभी राज्यों के आप विधानसभा की सीटों को जोड़ लीजिएगा, और उसमें बेटा भारत की जो 1971 की जनगणना है उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो अपने पास किसका आ जाएगा बेटा, इसके साथ जो वोट मूल्य आया है। अगर उसी वोट मूल्य में मैं एमपी यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, अगर उसका भाग लगा दे तो एक एमपी के वोट का मूल्य हमें मिल जाता है कि कितना उसके एमपी का वोट का मूल्य होगा। 101% बेटा एमपी के वोट का काउंट ज्यादा होगा, एमएलए के वोट का काउंट की वैल्यू थोड़ी कम होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन लेकर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल कंसिडर होगा, यहां हम चर्चा लेकर चलेंगे 55 हो गया, तो आर्टिकल 56, और यहां बात होकर चलेगी राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 100% प्यारे बच्चों कितना होता है, 5 वर्ष के हम साथ लेकर चलेंगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल हमारा आएगा 57, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन का मतलब अपने पास ये होगा बेटा पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन का अर्थ ये होता है बेटा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना हुआ है, वही व्यक्ति दोबारा चाह रहा है कि मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में दोबारा से पार्टिसिपेट करूं। तो हमारे संविधान में ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि एक व्यक्ति केवल एक बार राष्ट्रपति बन सकता है या 2 बार बन सकता है। तो अगर उसके पास योग्यता है तो प्यारे बच्चों वो 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। बस जो राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें हैं वो उसको पूरी करनी होगी।
इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है ये चलेगा 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्वालिफिकेशन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात लेकर चलें तो क्वालिफिकेशन में प्यारे बच्चों ऐसा होगा जिनमें से हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे कि एक तो आनी चाहिए प्यारे बच्चों लोकसभा के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो इनमें से पहला पॉइंट आता है संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। बी पर लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों कि लाभ के पद पर ना हो, सॉरी क्वालिफिकेशन में ए पॉइंट बनेगा बेटा मिनिमम एज 35। बी पॉइंट बनेगा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरा पॉइंट मिनिमम एज वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, साक्षर हो। तो पहला हमने बात करी बेटा कि वह व्यक्ति 35 साल की एज लेकर चलता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, साक्षर हो, साथ में प्यारे बच्चों भारत का नागरिक हो। ये तो सिंपलेस्ट बात है, भारत का नागरिक हो। ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे बेटा जो अपन ने स्किप किए हैं, जैसे दिवालिया ना हो, स्वस्थ हो, कोई ऐसा रोग से ग्रसित ना हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, पागल ना हो। तो ये कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा दो बनते हैं, जिनमें से एक बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी 35, और अगर आप आपसे पूछ ले कि किस सदन का सदस्य होने की योग्यता रखता हो तो बेटा वो होगा लोकसभा का। इसके बाद हमारे पास एक और आर्टिकल आकर चलेगा 59। आर्टिकल नंबर 59 बोलकर चलता है बेटा राष्ट्रपति पद की शर्तें। देखो चीजें अलग अलग होती चल रही हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें। अब बात होगी कि साहब राष्ट्रपति पद की शर्तें ये क्या चीज है। यहां आप निर्वाचन के लिए, तो बेटा राष्ट्रपति निर्वाचन की शर्तें कुछ अलग हैं, जिनमें से सबसे पहला जो शर्त आती है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हमने इससे पहले यहां गलती से लिखा था, जो करेक्ट आर्टिकल है 59 है। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नहीं होगा बेटा। बी पॉइंट किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए जिसके स्वयं के लिए कोई लाभ मिल रहा हो। सी पॉइंट इसमें है बेटा कि राष्ट्रपति का वेतन उसके कार्यकाल में, कार्यकाल यानी कि टेन्योर, कम
नहीं किया जा सकता है। ये हम किसके साथ लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं उनके साथ। अब एज यूजुअल राष्ट्रपति का बेटा वेतन है कितना? तो राष्ट्रपति का वेतन होगा कितना? 5 लाख रुपए है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, ये कोई भी कंडीशन नहीं आती है। सैलरी कितनी है बेटा? पर मंथ की 5 लाख है। डन। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 56 देखा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर बताया जाता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 साल का आता है। इससे पहले वो त्यागपत्र दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है। और त्यागपत्र किसको देता है? 100% राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन यानी कि जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका हो दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। आर्टिकल नंबर 55 बोलकर चलता है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहला तो मिनिमम एज आएगा 35 होनी चाहिए। उसके बाद एक कंडीशन आएगी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नहीं केवल योग्यता हो। इसके बाद साक्षर हो, भारत का नागरिक हो, ये सारी शर्तें चाहिए। कुछ जो स्किप किए बेटा कि वह भारत का एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, उनको अपन ने स्किप कर दिया। फिर आता है बेटा 59 आर्टिकल राष्ट्रपति पद की शर्तें। शर्तों में सिर्फ पहली शर्त है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड जो शर्त लिखी बेटा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक हमने कंडीशन रखी कि बेटा राष्ट्रपति का वेतन कभी भी उसके कार्यकाल के समय में आप कम नहीं कर सकते हो। ये कहां आ गई बेटा? राष्ट्रपति पद की शर्तें। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले पर चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद होना ही होना चाहिए, अनिवार्य है बेटा। तो आर्टिकल आ गया प्यारे बच्चों कितना? 60। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। 60 के साथ चलेंगे हम। तो बात किस पर होगी बेटा? शपथ यानी कि ओथ। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाने वाला है वो प्यारे बच्चों हमेशा कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश, इसी को ही आप कहते हैं बेटा CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और आर्टिकल आता है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है और आर्टिकल है 61। इसमें एक वर्ड यूज होता है बेटा किसका? महाभियोग का। महाभियोग को आप कह सकते हैं इंपीचमेंट। महाभियोग वाला भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। इंपीचमेंट का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि यदि हमें राष्ट्रपति को पद से हटाना है। अब आप कहोगे कि साहब क्यों हटाना है? यदि राष्ट्रपति कर दे संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। यदि बेटा वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको पद से हटाना पड़ेगा। कारण अगर हम उनको कोई सजा दिलाना चाह रहे हैं तो बेटा कैसे भी नहीं दिला सकते। भारत का प्रथम नागरिक है, आप कहीं पर भी लेकर जाओगे तो व्यक्ति चेयर छोड़ देगा। कारण पहला नागरिक आ रहा है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति आ रहा है। तो पहले बेटा उसको पद से हटाने के लिए यानी कि उसको आम नागरिक बनाने के लिए हम उस पर क्या लगाते हैं? महाभियोग लगाते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों इंपीचमेंट लगाते हैं।
अब इंपीचमेंट जब लगाएंगे, महाभियोग जब लगाओगे तो 100% है प्यारे बच्चों, कुछ बताना पड़ेगा। इंपीचमेंट लगाने के लिए सबसे पहली बात आती है कि राष्ट्रपति को दिया जाएगा नोटिस, वो भी कितने दिन पहले, 14 दिन पहले नोटिस। लेकिन नोटिस में भी बेटा एक शर्त है, नोटिस जब आप दे रहे हैं तो जिस भी सदन से आपने नोटिस पास करवाया है उस सदन का प्यारे बच्चों 25% टोटल सीट का हस्ताक्षर होना चाहिए। सदन जिससे नोटिस दिया गया है उस सदन के टोटल सीट का 25% हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है साहब, ये क्या बात हुई? यदि आप बेटा राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं तो नोटिस तो देना पड़ेगा। नोटिस देने के लिए बेटा मान लीजिएगा कि आप महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं तो महाभियोग प्रस्ताव सदन के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं बेटा। अगर आपने लोकसभा में पेश किया तो नोटिस देने के लिए पहले लोकसभा की जो टोटल सीट है उसका 25% सदस्य जो है बेटा वो इस पर सिग्नेचर करें। जब वो सिग्नेचर कर देंगे तब वो नोटिस पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, और ये सारी कहानी कितने दिन पहले की होगी बेटा? 14 दिन पहले की। इसके बाद एक शर्त और है बेटा कि 14 दिन पहले तो लेकर चलें, लेकिन यहीं पर ही एक विशेष पॉइंट बनता है। आर्टिकल 368 और 368 में क्या आता है बेटा? विशेष बहुमत के लिए महाभियोग के समय 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अब यहां पे भी एक समस्या है बेटा कि 2/3 सदस्य का मतलब क्या? कि जो अभी 2/3 जो आज मान लो सदस्य बैठे हैं बेटा 100 सदस्य, क्या उनका 2/3 सदस्य दे दें? ना बेटा, टोटल सीट का 50%। तो यहां पर बात होगी 2/3 किसका होगा? टोटल जो सीट है संसद में उसका 50% के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है साहब, थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं। कई लोग बोल देते हैं कि महाभियोग के लिए अगर विशेष बहुमत ला रहे हो तो आर्टिकल 368 का उपयोग कर लो और 2/3 सदस्यों के सिग्नेचर करा दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब मान लो सदन में सदस्य ही बैठे हैं बेटा 50 का 2/3 सदस्य तो बहुत कम हुआ बेटा, इससे नहीं काम चलेगा। सदन के जो टोटल सीट है बेटा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को काउंट कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद उसका 50% और उस 50% का भी 2/3 सदस्य जब होगा तब बेटा अपन क्या लेकर चलेंगे? विशेष बहुमत को पारित मानेंगे। वही बात यहां पर भी है कि 14 डेज पहले जब आप नोटिस दो तो बेटा संसद का जिस सदन से आप बिल को लेकर जा रहे हैं, मान लीजिएगा राज्यसभा से लेकर जा रहे हैं, तो राज्यसभा में से आप बेटा 250 में से 12 सदस्य आप हटा दीजिएगा। वैसे तो वर्तमान सदस्य 245 हैं, तो आप 245 पर ही चर्चा कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 245 सदस्य हैं, तो 245 सदस्य में से पहले तो राष्ट्रपति के 12 हटा दो, बच गए कितने बेटा? 233 सदस्य। तो इस 233 का 25% जो फॉर्मूले से निकलेगा उतने के सिग्नेचर कराओ,
फिर आप नोटिस भेज दो किसको, राष्ट्रपति को, कि साहब आप पर महाभियोग लगाएंगे, हम पद से हटाएंगे। सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर विशेष बहुमत ला रहे हो तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य लो, टोटल सदस्य जो भी वर्तमान में है, वर्तमान में उन सदस्य का आपको 50% पहले लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बिठाओ, उनका बेटा फिर 2/3 का बहुमत कराओ, तब विशेष बहुमत माना जाता है। यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि अगर आप लोकसभा में पेश करोगे तो फाइनल उत्तर कौन देगा, राज्यसभा। अगर आप राज्यसभा में पेश करोगे तो फाइनल उत्तर कौन देगा बेटा, लोकसभा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखें। इसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 62। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने, कार्यकाल पूरा होने, राष्ट्रपति का पद रिक्त यानी कि वैकेंट, कार्यकाल पूरा होने, चुनाव 6 माह में करवाना होगा। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, कब राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट हो सकती है, राष्ट्रपति डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे, कार्यकाल पूरा हो जाए, तो उस वक्त में बेटा राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाएगी। ऐसे वक्त में नया राष्ट्रपति हमें कितने टाइम में फिल कर लेना होगा, तो बेटा नए राष्ट्रपति का चुनाव आपको विद इन 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लेना होगा। वैसे एज यूजुअल होता है ऐसा बेटा, राष्ट्रपति का जब भी कभी नया राष्ट्रपति का हम चुनाव की बात करते हैं तो रिटायर होने से पहले ही हम क्या करते हैं बेटा, नए राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ताकि उनका कार्यकाल खत्म हो और हमें नया राष्ट्रपति मिल जाए, ताकि ये वाली शर्त भी पूरी रहे और नया राष्ट्रपति भी हो। इसके बाद आर्टिकल आता है बेटा 62, हमारे पास खत्म हो जाता है और अब हम लेकर चलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां यानी कि बेटा राष्ट्रपति की पावर्स की बात करनी है, और राष्ट्रपति की शक्तियों में प्यारे बच्चों नंबर ए सबसे पहले आता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो इनमें से सबसे पहला जो हम देखकर चलेंगे, वापस थोड़ा सा घूम जाएगा, आर्टिकल 53 के साथ आएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। तो बेटा कार्यकारी शक्ति में यहां पर बात होती है कि राष्ट्रपति हमारे पास संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ यानी कि बेटा यूनियन, और यूनियन में इन सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही होगी। तीन सेना बेटा, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा प्यारे बच्चों? वो भी राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति भारत जो है उसका प्रथम नागरिक है, यानी कि हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन कौन है बेटा? वो प्रेसिडेंट है। तो यहां पर ये है बेटा इसका ए पॉइंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। बी पर हम बात लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में जब लेकर चलें तो यहां बात होगी आर्टिकल 79। 79 क्या कहकर चलता है बेटा? कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसीलिए ही बेटा बोला जाता है कि संसद के अंग कितने अंग हो जाते हैं प्यारे बच्चों? 3। एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। यदि भाग पूछता है तो संसद के 2 भाग हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। 79 के बाद जब हम लेकर चलें तो एक आर्टिकल और कंसिडर किया जाता है प्यारे बच्चों, 85। और 85 कहता है बेटा समय समय पर संसद को समन करना, समय समय पर संसद को समन करना, लोकसभा को भंग करना। अर्थात यह है बेटा कि राष्ट्रपति ही संसद के सदन को बुलाता है। और प्यारे बच्चों लोकसभा को अगर कभी भंग करना है तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास आता है? वो भी राष्ट्रपति के पास आता है। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 62, राष्ट्रपति का पद अगर किसी भी परिस्थिति से वैकेंट हो जाए तो आप इलेक्शन कितने टाइम में कराओगे? 6 मंथ्स में। इसके बाद आती है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली शक्ति हमने देखी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, जिनमें से पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 53। 53 बताता है बेटा राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च रहेगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति ही हमारे भारत का प्रथम नागरिक है। इसके बाद सेकंड शक्ति आती है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति का पहला आर्टिकल है 79 कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल 85 कि समय समय पर संसद को समन करेगा, नोटिस भेजता रहेगा कि भैया कार्रवाई शुरू करो, कार्रवाई समाप्त करो। और साथ में बेटा लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति रखता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 86। अब 86 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को
संबोधित करता है। संबोधित करने का मतलब आप बेटा इजीएस्ट समझना चाहो तो भाषण देगा बेटा। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों, दोनों सदनों का अगर ज्वाइंट असेंबली बुलानी है, संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति का है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता वो केवल लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता। राष्ट्रपति तो बेटा हमेशा जब भी कभी संसद बुलाई जाती है तो एक अभिभाषण देता है, अभिभाषण को ही भाषण बोला जाता है। वहीं पर ये अपन ने क्या लिखा बेटा, संबोधित करता है। तो ये आ गया आर्टिकल नंबर 86। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 108, मोस्ट आर्टिकल है, और यहां बात आती है बेटा कि विशेष परिस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब बेटा जॉइंट असेंबली। इसके बाद आर्टिकल 108 के बाद आता है (111) राष्ट्रपति संसद के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को पारित कर सकता है, बिल को रोक सकता है या पुनः विचार के लिए, पुनः विचार ना समझ में आए तो बेटा संशोधन के लिए वापस भेज सकता है। जब तक बेटा किसी भी बिल पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो बिल प्यारे बच्चों कानून नहीं बनते हैं। अब जब आप बिल लेकर आओगे कि मान लो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो जाए तो बेटा वो राष्ट्रपति के पास तो जाएगा। अब राष्ट्रपति उस बिल का क्या कर सकता है, या तो बेटा उस बिल को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको पारित कर सकता है, बिल पर सिग्नेचर कर देगा, या बिल को रोक लेगा बेटा, या उसको पुनः विचार के लिए वापस भेज देगा, यानी कि संशोधन के लिए वापस भेज देगा, भाई थोड़ा बहुत संशोधन करो, उसमें कुछ चेंज करो जो राष्ट्रपति को लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। तो ये सारी कहानी आर्टिकल नंबर 111 के साथ आती है। इसके बाद एक आर्टिकल बेटा मोस्ट आता है 123। 123 आता है बेटा राष्ट्रपति का अध्यादेश। यानी कि ऑर्डिनेंस। अध्यादेश कब आता है प्यारे बच्चों, जिस वक्त में संसद ना हो, तो यहां पर बात आती है बिना संसद के कानून बनाना, उसी को कहते हैं क्या बेटा, अध्यादेश। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो हम कानून बनाएंगे ये कानून केवल लागू होते हैं 6 महीने के लिए। आपको कानून बनाने के लिए तो संसद के पास ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति अध्यादेश लगा रहा है प्यारे बच्चों, तो वो अध्यादेश कितने वक्त के लिए लागू रहेगा, 6 महीने के लिए। विद इन 6 महीने में अगर आप बिल लाकर उसको सिग्नेचर करा ले तो वो कानून बन जाएगा।
अदरवाइज वो अध्यादेश फिर दोबारा से अध्यादेश आपको भिजवाना पड़ेगा। क्लियर प्यारे बच्चों? तो हमने देखा बेटा आर्टिकल 86 दोनों सदन जब भी बुलाएगा तो उनको संबोधित करता है, भाषण देता है। कोई विशेष परिस्थिति हो गई तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, आर्टिकल 108 आता है। 111 कहकर चलता है, राष्ट्रपति संसद के द्वारा भेजे गए जितने प्रस्ताव उनको पारित कर सकता है, बिल को रोक सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, इसको संशोधन करा सकता है। और आर्टिकल 1123 आता है बेटा राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय में बिना संसद के कानून बना सकता है, लेकिन ये कानून लागू रहेगा कितने वक्त के लिए? 6 महीने के लिए। उसी को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अध्यादेश कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों? इसके बाद जो हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां चल रही हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में अभी तक हमने बी पॉइंट पढ़ लिया शायद, और अब आ जाएगी हमारी राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति, क्षमादान। और यहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 72, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यक्ति को यदि बेटा कैसी भी सजा हो गई हो, चाहे वो उम्र कैद की सजा हो, फांसी की सजा हो, तो उस सजा को माफ करने का अधिकार या उस सजा को कम करने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति के पास है, और वो कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही बेटा किसी भी सजा को माफ कर सकता है। जैसे फांसी किसी को लग रही है तो माफ कर देगा कि जाओ फ्री, आजाद। लेकिन आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ नहीं किया। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि सजा को कम कर दिया गया हो, यानी कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, बस इतना। तो सजा माफ करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 72 चलता है, और वो किसके पास है प्यारे बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होगा। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों डी पॉइंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो यहां बेटा सबसे पहला यानी कि एक पॉइंट जो बनेगा, इसको कहते हैं आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 क्या कहकर चलता है? जब युद्ध को बाहरी आक्रमण, अब खास वर्ड बेटा, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब यहीं पर ही बात आएगी, साहब वो आपने ग्रीन कलर से क्यों लिखा है, क्या बात है? तो प्यारे बच्चों, ये मूल संविधान में नहीं था, ये हमने जोड़ा है। कब? 44वां संविधान का संशोधन है। साल कौन सा प्यारे बच्चों? 1978 का है। उस वक्त में संविधान संशोधन में जोड़कर हमने क्या बनाया? सशस्त्र विद्रोह बनाया, कि भैया इसके आधार पर भी भारत में इमरजेंसी लागू की जा सकती है और राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां आ जाएंगी। अब बात आती है कि इंडिया में कितनी बार आपातकाल लगा है। अगर प्यारे बच्चों आपातकाल की बात करें तो सबसे पहला आपातकाल जो आपका लगा, पहला आपातकाल लगा बेटा 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक।
इस वक्त में आपके पास राष्ट्रपति कौन थे? तो दो राष्ट्रपति हमारे पास हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे बेटा, क्योंकि लंबा चल रहा है 6 साल का, तो एक तो ये आ गए बेटा। इसके साथ साथ एक राष्ट्रपति और थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगर हम देखकर चलें कि दूसरी बार आपातकाल कब लगा, तो ये लगा था बेटा 3 दिसंबर 1971 से, और ये लगा कब, तो 17 दिसंबर 1971 तक, 1971 तक। ये चाइना युद्ध के लिए, पाकिस्तान युद्ध के लिए। तीसरी बार आपातकाल कब लगा, तो ये लगा था प्यारे बच्चों 25 जून 1975 से और 21 मार्च 1977 तक। तो आज तक प्यारे बच्चों भारत में कितनी बार आपातकाल लगे, तो भारत में आपातकाल लगे हैं 3 बार। सबसे पहले लगा था बेटा इंडिया चाइना वॉर के लिए 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, और ये हटा था 10 जनवरी 1968 को। दो इसमें राष्ट्रपति अपने पास इन्वॉल्वमेंट होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकेंड इमरजेंसी लगी थी प्यारे बच्चों 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1972। इस वक्त में राष्ट्रपति बेटा वीवी गिरी अपने पास आ जाते हैं। तीसरी बार आपातकाल लगा था बेटा 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। आंतरिक कलह की वजह से लगा, जिसको बाद में जाकर बदल दिया था बेटा किससे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। एक बार आप प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसके साथ ही आगे चलकर शुरू देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास अभी राष्ट्रपति रहे हैं कार्यवाहक, उनकी चर्चा करेंगे। क्लियर बात? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो हम लेकर चलेंगे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पेपर जब भी टफ होगा तब ऐसे सवाल मिलेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली महिलाएं, यानी कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव आज तक लड़ा है। इनमें सबसे पहले एक कृष्णा कुमारी चटर्जी। कब की बात है प्यारे बच्चों? 1952 की है। किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ा? इन्होंने चुनाव लड़ा था बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, और 100% बेटा चुनाव भी कौन जीते? यही चुनाव जीते हैं, तो इस पर राइट लगा देते हैं, ये चुनाव जीते। दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले कौन बेटा? मनोहरा होलकर। कब जी? 1967 में। किनके अगेंस्ट में? कौन था इनके विरुद्ध? तो इनके विरुद्ध थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भी क्या हुआ बेटा? चुनाव जीत गए। तीसरा राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा बेटा? फूल
चरण कौर। कब की बात है? 1969 की बात है बेटा। किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा? तो इन्होंने चुनाव लड़ा था बेटा वी गिरी। साहब क्या बात हुई, ये भी चुनाव जीते। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली चौथी कौन थे? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और इन्होंने कब चुनाव लड़ा बेटा? 2002 में। किसके अगेंस्ट में? APJ कलाम साहब। और ये भी चुनाव जीते। नंबर 5, यहां पर बात आएगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है तो बेटा ये चुनाव के लिए कब आई? 2007 में। किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा? और इन्होंने चुनाव लड़ा प्यारे बच्चों भैरव सिंह शेखावत। और ये चुनाव हार गए। और राष्ट्रपति कौन बने बेटा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है तो प्यारे बच्चों इनका सीरियल नंबर भी होना चाहिए। 12th राष्ट्रपति हैं। छठे नंबर पर चुनाव लड़ने वाली मीरा कुमार। कब मीरा कुमार लड़ी है चुनाव बेटा? 2017 में। अगेंस्ट कौन है? इनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था राम नाथ कोविंद साहब ने। और ये भी चुनाव जीते हैं। और लास्ट बेटा नंबर 7 द्रौपदी मुर्मू। 17 चल रहा है तो पक्की बात है बेटा 2022। किन के अगेंस्ट में? तो इन्होंने चुनाव लड़ा यशवंत सिन्हा के अगेंस्ट में। इनके अगेंस्ट में। तो जो बेटा ये द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा, ये थोड़ा सा स्किप हो रहा है, इसको अपन बेटा दोबारा लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू वाला, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन शायद क्लियर नहीं आ रही है। आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन 7th नंबर दोबारा लिखते हैं बेटा। डन प्यारे बच्चों? तो 7 नंबर अपन ऊपर से लेकर चलेंगे। देखो तो नंबर 7 द्रौपदी मुर्मू। कब लड़ा चुनाव? 2022 में।
इनके अगेंस्ट चुनाव किसने लड़ा? यहां चुनाव लड़ा है यशवंत सिन्हा ने। और ये भाई साहब चुनाव क्या हुए? हार गए। तो चुनाव कौन जीता बेटा? ये जीती हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो ये हिदायतुल्लाह खान साहब 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं बेटा ये। और ये प्रथम ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद राष्ट्रपति कार्यवाहक बने हैं। और तीसरे हैं प्यारे बच्चों बीडी जत्ती, ये बने हैं प्यारे बच्चों 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। ये सभी आज तक बेटा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। तो सबसे पहले वीवी गिरी बने 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969। फिर हिदायतुल्लाह खान बेटा 20 जुलाई 1969 से लेकर बेटा 24 अगस्त 1969। और लास्ट बेटा बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको आज राष्ट्रपति वाला टॉपिक और हमारा संविधान का भाग नंबर 5 संघ यानी कि यूनियन आर्टिकल 52 से 51 का सीरीज 1 हमने पूरी कर ली है, जिस पर हमने बात करी थी संघ की कार्यपालिका, जहां पर उस एक का भी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा जिस पर हमने बात करी बेटा राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट हम उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इसी तरीके से ही सीक्वेंस में आगे चले जाएंगे और कंप्लीट इनकी डिटेल लेकर चलेंगे। तो अभी जो राष्ट्रपति हमने टॉपिक पूरा किया, आशा करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक बहुत विस्तार से क्लियर होकर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।